नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं फिर हाजिर हूँ, नया वीडियो नई कहानी। दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से कालिदास को उसकी पत्नी ने श्राप दिया और किस प्रकार से उसकी मौत श्रीलंका में जाकर के होती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये कहानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अलग वीडियो में आपके पास डाली हुई है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ कहानी। भाग 1 में आपने देखा कि किस प्रकार से मूर्ख कालिदास की शादी विद्योत्मा के साथ करवा दी जाती है। अब विद्योत्मा दुखी होकर के धिक्कार करके उसको निकाल देती है घर से बाहर, अपमानित करके भगा देती है, क्योंकि उसकी शादी एक धोखे से अनर्गल वरुचि ने उसको बदला की भावना से शादी करवा दी थी। अब दोस्तों, ये नियति को मंजूर था, नहीं तो ज़रूरी थोड़ी था कि जो कालिदास ने मूक भाषा में जवाब दिए उससे वो विद्योत्मा प्रसन्न हो जाती। लेकिन नियति को यही मंजूर था। उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद विवाद भी बढ़ जाता है। विद्योत्मा अपने पति को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद कालिदास दुखी और अपमानित होकर के काली माता के मंदिर में चला जाता है, क्योंकि ये बचपन से ही काली का परम भक्त था। दोस्तों, इसने माता काली के सामने जाकर के संकल्प लिया कि हे माँ, या तो मुझे ज्ञानी विद्वान पंडित बना दे, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग करके अपना प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार का संकल्प लिया और काफ़ी सालों तक माता के चरणों में प्रार्थना किया, तपस्या किया, त्याग किया, अन्न जल तक को छोड़ दिया। लेकिन इससे भी काली माता प्रसन्न नहीं हुई। तो एक दिन दुखी कालिदास काली माता के दरबार में जो तलवार रखी थी उसको उठाई और अपना सर कलम करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने सोच लिया कि अब जीना से फ़ायदा नहीं, अपना सिर माता को चढ़ा देते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही तलवार उठाई तो माता काली प्रसन्न हो जाती है और उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाती है। और अब कालिदास को माता काली ने आशीर्वाद दिया कि आप विद्वान पंडित बनेंगे, महाज्ञानी बनेंगे संस्कृत के। दोस्तों, जब ये ज्ञान प्राप्ति का माता ने आशीर्वाद दे दिया तो कालिदास विद्वान हो गया और बहुत सारे संस्कृत के महान इसने रचना किए, नाटक, महाकाव्य। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो अपनी पत्नी विद्योत्मा के पास आता है और उसका धन्यवाद अदा करते हैं। कालिदास कहता है कि यदि आपने मुझे घर से बाहर नहीं भगाया होता धक्का मार के, तो आज मैं इतना प्रकांड विद्वान पंडित नहीं बनता। दोस्तों, विद्योत्मा कहती है कि इसमें आभार प्रकट करने की क्या बात है, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। लेकिन दोस्तों, कालिदास अब पहले वाला कालिदास नहीं रह गया। उसने कहा कि देवी, आप किस भूल में हो, पत्नी कोई ज़माने में होगी, अब तो आप मेरी गुरु हो, मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, आप तो मेरी गुरु के समान हो। दोस्तों, जब कालिदास ने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो विद्योत्मा परेशान हो जाती है और उसको दुखी होकर के श्राप दे देती है कि जाइए, आपको एक नारी के द्वारा ही, आपने एक नारी का अपमान किया है और एक नारी के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी, मैं आपको श्राप देती हूँ। प्रिय मित्रों, इसके बाद कालिदास जंगल जंगल भटकता है और घूमते घूमते एक दिन राजा भोज के दरबार में आ जाता है। राजा भोज के बारे में कहते हैं कि वो कला और संस्कृति के बहुत धनी थे, उनको बहुत प्यार था इससे। कालिदास ने अपनी कविता सुना करके राजा को प्रसन्न किया। दोस्तों, कालिदास को राजा भोज ने अपने दरबार में रखने की प्रार्थना किया तो कालिदास ने मान लिया और उसके दरबार में रहने लगे। दरबारी जीवन पर उन्होंने नाटक लिखने को कहा। प्रिय मित्रों, कालिदास जी ने अनेक नाटक, महाकाव्य लिखे। इसमें सबसे पहला था मालविका अग्निमित्रम, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम बोलते हैं। प्रिय मित्रों, ये संस्कृत के बहुत पुराने पुराने नाटक हैं। आप देखेंगे तो हर नाटक में एक अनेक प्रेरणा छिपी रहती है और किस प्रकार से प्राचीन जीवन में उन्होंने इस प्रकार के नाटकों की रचना की जो उस ज़माने को साक्षात वर्णन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और ऋतु संहारम, इस प्रकार की रचना कालिदास ने किया है। दोस्तों, राजा भोज ने
एक बार उनसे अपने दरबारी जीवन में और राजा का कैसा स्वभाव है, कैसा चरित्र है, इसके बारे में नाटक लिखने को कहा, कविता लिखने को कहा। इस पर कालिदास ने कहा कि आप महान राजा हैं, आप मेरी नासवान, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मेरी नासवान कविताओं में आपका वर्णन नहीं हो सकता है और आपका गुणगान नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए मेरे से ये आशा नहीं कीजिए, मैं आपके बारे में, आपके दरबार के बारे में कोई कहानी या नाटक नहीं लिख सकता हूँ। दोस्तों, कालिदास राजा भोज के दरबार में रह तो रहा था, लेकिन राजा के बीच में और कालिदास के बीच में कई बार मनमुटाव होते रहते थे। तो प्रिय मित्रों, मनमुटाव के कारण कालिदास वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं राजा के दरबार से और किसी गांव में चुपके से रहने लगते हैं, किसी को अपनी पहचान नहीं बताई और वहाँ पे अपना अकेले गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों, राजा भोज ने भी कालिदास को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और कहने लगे कि मुझे एक विद्वान पंडित का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मन से, जो दिल से जो काम होता है वही करना चाहिए। और उसको अनर्गल काम, वो अपने राजा के दरबार के बारे में, अपने राजा के कार्यकाल के बारे में कविता लिखवाना चाह रहा था, वो उसने मना कर दिया था कालिदास ने। अब राजा भोज ने कालिदास की खोजबीन शुरू करवाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो राजा भोज को एक उपाय सूझता है, क्यों ना मैं एक नई कविता का आयोजन करवाता हूँ पूरे दरबार में, और जो भी नई कविता ला करके देगा उसको मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का भेंट करूँगा। दोस्तों, उसके जो परीक्षक थे, एग्जामिनर, उन सबको बोल दिया कि जब तक कालिदास नहीं आ जाए, ये कालिदास की कविता नहीं आ जाए, तब तक आप सभी कविताओं को पुरानी बताते रहना। तो दोस्तों, सभा का आयोजन होता है और सारी कविताएं प्रकांड पंडित विद्वानों ने पुरानी बता दी। ये चर्चा जब कालिदास के पास पहुंची कि मेरे सारे कवियों का राजा ने अपमान किया है और मेरी खोजबीन के चक्कर में उसने इस प्रकार का ये आयोजन किया हुआ है। तो दोस्तों, उसने एक बड़ी सी अच्छी सी सुंदर कविता लिखी और एक राहगीर से कहा कि ऐसा कीजिए भाई, ये कविता आप राजा भोज के दरबार में ले जाके सुनाइए और उसको बोलना कि मैंने ये स्वयं रचना की है, मेरा कालिदास नाम मत लेना, आप अपना नाम ले देना। दोस्तों, उसको समझा दिया कि आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा के द्वारा दान में मिलेगी। प्रिय मित्रों, लालच के चक्कर में वो राहगीर मान जाता है और कालिदास के द्वारा लिखी हुई कविता को राजा भोज के दरबार में लाके सुनाता है। दोस्तों, उस कविता में लिखा था कि आपने, मतलब स्वयं राजा भोज ने, मेरे से 91 मतलब 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली है, वो अभी तक आपने लौटाई नहीं है। सभी वहाँ पे बैठे हुए प्रकांड पंडितों और राजा भोज को ये कविता सबसे अच्छी लगी, नहीं लगी। अब दोस्तों, यदि वो ये झुठलाता कि मैंने 91 करोड़ नहीं लिया है और ये कविता मैंने पहले सुन रखी है, अगर पहले सुन रखी है तो उसको 91 करोड़ देना पड़ता, और कहते कि नहीं सुनी है तो उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी थी। इसलिए उन्होंने इस कविता को नई घोषित कर दिया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दिया। इसके बाद राजा भोज के दरबार में उसको एक शंका जाहिर होती है, क्या ये कविता तुमने खुद ने लिखी है? दोस्तों, वो आदमी घबरा गया और सकचाया और अपने आप को परेशान महसूस करने लगा। कहने लगा, महाराज, ये कविता मैंने नहीं लिखी है, लेकिन अगर मैं सच बताऊंगा तो आप मेरा 1 लाख रुपए भी ये ले लेंगे, स्वर्ण मुद्राएं भी। दोस्तों, राजा भोज ने कहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं आपकी हो चुकी है, इसको आप अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये सच बता दीजिए। वो दरबारी आदमी कहने लगा, माई बाप, मेरी गलती को माफ़ करना, ये कविता मेरे गांव में रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान और महाकवि, जो कि अपना भेष बदल के चुपचाप से रह रहे हैं, उन्होंने लिखी है। दोस्तों, राजा बातों ही बातों में पूछता है कि आपका कौन सा गांव है, और उसके बाद राजा भोज को समझते देर नहीं लगी कि ये कविता ज़रूर कालिदास ने लिखी है। दोस्तों, राजा भोज उस आदमी के साथ कालिदास के पास पहुंच जाते हैं और कालिदास और राजा के बीच में दोबारा से क्षमा याचना होती है और कालिदास से कहते हैं कि आप चलिए दरबार में रहने लग जाइए। दोस्तों, इसके बाद कालिदास वापस दरबार में रहने के लिए आ जाता है,
लेकिन उनके बीच में जो पहले की तरह मतभेद थे वो अभी भी चलते रहे राजा भोज और कालिदास के बीच में। इसके बाद दोस्तों जब जब मनमुटाव होता रहा, कालिदास वहाँ से महल छोड़ के चला जाता और कई कई दिनों तक आता नहीं, जब तक राजा भोज उसको बुला करके मना करके नहीं लाते। अब दोस्तों एक दिन ये चुपचाप से बिना बताए निकल लिए, दूसरे गांव में कहीं चले गए। अब राजा भोज कालिदास से अपने प्रशंसा में एक कहानी सुनना चाहता था। उसका भी ये जिद था कि मुझे कालिदास के द्वारा मेरे बारे में एक कहानी मतलब एक कविता सुनने को मिले। तो दोस्तों राजा भोज ने एक दिन क्या किया कि स्वयं भेष बदल करके जहाँ पे कालिदास छिपे हुए थे वहाँ चले जाते हैं और कालिदास को नमस्कार करके कहते हैं कि महाकवि मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं धारा नगर से आया हूँ। जब उन्होंने धारा नगर के नाम सुना तो कालिदास ने कहा कि हमारे राजा भोज कैसे हैं। दोस्तों उस आदमी ने जो भेष बदला हुआ राजा भोज के रूप में था, उसने कहा कि आपके राजा भोज तो अब नहीं है दुनिया में, वो चले गए, मृत हो गए। दोस्तों जब ये बात कालिदास ने सुनी तो बहुत भावुक हो गए और उनकी गुणगान करने लगे। अब उनकी गुणगान में उन्होंने एक कविता सुनाई और कहने लगे कि ऐसे थे मेरे राजा भोज बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा दरबार था और अच्छा राजा था। दोस्तों जब वो भेष बदले हुए राजा भोज ने ये कहानी सुनी तो राजा भोज को अब अपनी असली पहचान में आ गए और कालिदास को नमस्कार करके कहा कि आज मैं जिस आपके द्वारा एक कविता सुनना चाहता था, आज वो मेरी प्रशंसा में आपने कहानी सुन लिया, अब मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। दोस्तों इसके बाद कालिदास को राजा भोज ने गले लगा लिया और वापस दरबार में ले आए। लेकिन दोस्तों उनका जो मतभेद था, मनमुटाव था, वो इसी प्रकार से चलता रहा आगे भी। इसके बाद कालिदास वहाँ से छिपके से निकल जाते हैं और श्रीलंका में चले जाते हैं। दोस्तों श्रीलंका में उस समय के राजा कुमारदास हुआ करते थे। वो भी साहित्य और संगीत के बड़े ज्ञानी थे। उनको बड़ा शौक था इस तरह की छंद कविताओं का, कहानियों का, संस्कृत के प्रकांड ज्ञानी थे। तो राजा जो कुमारदास थे उनके दरबार में कालिदास को सीधा सीधा उसकी पहचान नहीं हुई, इसलिए वो चुपचाप से एक नर्तकी के घर में रहने लगा, क्योंकि उनको ये डर था कि यदि कुमारदास को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कालिदास आया हुआ है तो वो राजा भोज को सूचना दे देंगे और मुझको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। अब दोस्तों राजा जो कुमारदास था उसने एक छंद की रचना की, उसमें एक कमी रख दिया। उस कमी को जो पूरा कर देगा, जो प्रकांड विद्वान ज्ञानी पंडित उस छंद को पूरा कर देगा, उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। दोस्तों श्रीलंका के जितने भी ज्ञानी पंडित थे, महान विद्वान थे, उनके द्वारा इस छंद की पूरी रचना नहीं हो सकी, जो खाली जगह थी वो भर नहीं सकी। इसके बाद ये चर्चा उस नर्तकी के कानों में आई और उस कालिदास को बताया जिसके घर में ये रह रहा था कि इस छंद की जो पूरी रचना कर देगा उसको राजा के द्वारा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। जब कालिदास ने यह बात सुनी तो नर्तकी को बताया कि ये तो कोई कठिन काम नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। दोस्तों कालिदास ने उस नर्तकी के हाथ में उस छंद को पूरा करके कागज पकड़ा दिया। अब ये नर्तकी के दिलो दिमाग में एक पाप छा जाता है, एक लालच छा जाती है कि जब राजा को पता चलेगा कि ये कालिदास ने लिखी है तो ये स्वर्ण मुद्राएं तो राजा कालिदास को चली जाएगी। तो जो नर्तकी थी उसने कालिदास के पीठ में चुपके से जाकर के छुरा भोंक दिया। कालिदास वहीं जमीन पर लेट गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो नर्तकी राजा के दरबार में जाती है, कुमारदास के दरबार में, और उस छंद को पढ़ के पूरा करके सुनाती है। दोस्तों कुमारदास इस पर बहुत प्रसन्न होता है और राजा समझ गया कि ज़रूर कोई विद्वान आदमी का ही काम है। दोस्तों उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाती है। साथ में उस नर्तकी से ये भी पूछा जाता है कि तुम सच सच बताओ कि यह जो रचना है ये तुम्हारी है, या तो सच बता दो, नहीं मैं तुमको काल कोठरी में बंद कर दूंगा। दोस्तों नर्तकी घबराई और उसने कहा कि महाराज ये रचना मैंने नहीं की है, मेरे घर पे एक महान कवि विद्वान पंडित हैं, उन्होंने ये रचना किया है, लेकिन मैंने उसको लालच में आकर के उसको मार दिया है। दोस्तों
राजा कुमारदास ने ये बात सुनी तो तुरंत नर्तकी के साथ उनके घर आए और जब देखा तो महाकवि कालिदास वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोस्तों, कुमारदास को साहित्य का इतना शौक था, अब उन्होंने महाकवि कालिदास की दाह संस्कार करने का निर्णय लिया और जब उनको चिता में लिटाया गया, आग अग्नि प्रकट करी गई, तो कुमारदास को अंदर ही अंदर अपने अंदर इतनी आत्मग्लानि हो गई तो उस जलती हुई चिता में कुमारदास भी कूद जाते हैं और उनके साथ वो भी जल करके अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाकवि कालिदास के पार्ट 2 की कहानी, जिसमें उनकी पत्नी के द्वारा ये श्राप लगा था कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के द्वारा ही होगी। तो वो नर्तकी ने ये काम पूरा कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मैंने महाकवि कालिदास के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 इनका जो भी जन्म स्थान, कब जन्म स्थान था, क्या क्या रचना किया, कितने हाई लेवल के ये महान कवि थे संस्कृत के, ये सब मैंने बताया। दोस्तों, आशा करता हूँ यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी भी बातें मेरे द्वारा बताई जाती है पुराने ज़माने की, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, सभी से, नए बच्चों से अपील करता हूँ कि ये कहानियाँ सुने, देखें और अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को हरिओम, राधे राधे।